डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये तो आइसोमेरेज में ही हो गया होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता देता हूँ। एलिसाइक्लिक में कौन सा होगा, जैसे फर्स्ट हो गया होमोसाइक्लिक, वो ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दूसरा हो गया हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन वगैरह हो गया, इस तरह से। एलिसाइक्लिक दूसरा हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक में मतलब क्या हो गया, जैसे बेंजीन हो गया, इसमें भी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे ही होगा ना। ओपन चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, क्लोज्ड में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, दोनों में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बेंजीन हो गया, हेट्रोसाइक्लिक पायरिडीन हो गया। वहां भी होमोसाइक्लिक मतलब सेम टाइप ऑफ कार्बन हो गया, और यहाँ हेट्रोसाइक्लिक कैसे होगा। तो डाउट क्या आया था? नहीं, नोट्स नहीं लिखना, अभी तो बताया था। समझते जाओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नोट्स में तो सब आ ही जाता है डिटेल में। ये क्लियर हो गया? हाँ, किसी ने पूछा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कितना बाहर गया, उसका एक फॉर्मूला आएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2। इससे कर सकते हो, मतलब कितना अनसैचुरेशन है। जैसे C4H8 है, तो तुम्हें मालूम है एल्कीन है, तो एक डबल बॉन्ड है, एक अनसैचुरेशन। इसका du क्या होगा, ये लिख लेना, यदि सर के नोट्स में नहीं है तो ठीक है। 4+1 कितना होगा, 5 माइनस H का वैल्यू कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना है 8, हैलोजन X से हैलोजन, हैलोजन नहीं है 0, नाइट्रोजन भी नहीं है 0/2 1, इसका du 1 आएगा। क्लियर हुआ? ये आइसोमेरिज में आ जाता है, इसलिए इसको बैठ के, जैसे C2H3Cl, इसमें du क्या होगा, तो du क्या लिखोगे, कार्बन कितना है 2+1 3 माइनस कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 प्लस एक हैलोजन है बाई व्हाट, हाँ 2, 1 आएगा ना। हाँ, तो या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा, ये होगा ना। du मतलब क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड और रिंग, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग ले लोगे, तो इसमें तो रिंग फिजिबल ही नहीं है कि बन पाए, 2 कार्बन है ना। जैसे कि C2H3N, इसका पूछता आइसोमर्स कितना होगा, पहले du तो मालूम चले, du बताओ कितना है। ये क्वेश्चन आता है कि कितना आइसोमर्स बना पाओगे। हाँ 2 है ना, ओके। ये हो जाएगा 2+1 माइनस H कितना हो गया 3, हाइड्रोजन है ही, नाइट्रोजन है क्या, 3 माइनस 1/2, तो 2 आएगा ना। 2 मतलब एक डबल बॉन्ड एक रिंग, या 2 डबल बॉन्ड, यही होगा ना। जैसे C111C एन ले लेते, ऐसा चल जाएगा नेक्स्ट, या 2 डबल बॉन्ड, यही होगा ना। H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ऐसा ना। या एक रिंग ले लो तो भी चल जाएगा, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग ले लो तो भी हो जाएगा ना। यहाँ पे नाइट्रोजन वगैरह कुछ ले लो, बैलेंस कर लेना सब। डी क्लियर है ना। तो जो भी रहेगा एक फॉर्मूला है C+1, कार्बन में एक जोड़ दो, और हाइड्रोजन प्लस हैलोजन/2, नाइट्रोजन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से कुछ लिखना है तो लिखो, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट पे जा रहा हूँ।
ओके, ऑक्सीजन का रोल नहीं है, जैसे C3H6O2 हो जाए तो क्या होगा? C3H6O2, C3H6O2, तो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं। हाँ, तो ये हो जाएगा DU। ठीक है, 3+1 -6/2 1। 1 आ जा रहा है ना, ठीक है, वापस एल्केन पे जाता है, तो ये आइसोमेरिज में काम करता है। तो एल्केन पे चले हम लोग। तो तुम्हें एल्केन में CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी, ये सब याद करना पड़ता है। जैसे कि एल्केन CH बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी और कार्बन कार्बन किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? एल्केन में जाओगे तो हायर बॉन्ड एनर्जी। नहीं, सबका रॉन्ग आ रहा है। कार्बन हाइड्रोजन वो sp3 और s है ना, और ये sp3 है, तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ना, तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर होगी। हाँ, वो sp3s है, और दूसरा sp3 है, उसमें तो 75%, 25% एस एस है। इसका आता है 99 किलो कैलोरी। आईआईटी में एक बार डायरेक्ट आ गया था कि कितना होता है, ऑलमोस्ट 100, ये याद कर लोगे, मेंस में है ना। और ये 83 किलो कैलोरी, डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी पूछ लिया था CH। कार्बन कार्बन का कम होता है, क्योंकि ये क्या हो गया? sp3 और जितना ज्यादा ये sp3s है ना, बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट क्या है? sp3s ग्रेटर देन व्हाट? sp3 sp देन sp3 sp2 देन sp3 ऐसे होगा ना। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। ओके, प्योर की बात नहीं है, प्योर की बात रहती तो pp बॉन्ड ग्रेटर देन sp देन ss, ऐसे था ना। नेक्स्ट, इसमें आइसोमेरिज्म तो पढ़ चुके हो तुम, कौन कौन सा होगा? चेन भी होगा, पोजीशन भी होगा। जैसे C7H16 कितना आइसोमर्स होता है? किसी को याद है? ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न करने थे। 9 करेक्ट, याद हो गया है। ऑलमोस्ट डबल होते जाता है, डबल करके हाफ कर दो, 1 कम कर दिया करो। जैसे 3 का डबल 6 हो गया तो 5 होता है, 5 का डबल 10 होता है तो 9 होता है। अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास का आंसर दे दोगे। तो उसमें कितने चेन है, कितने पोजीशन, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 9 आइसोमर्स होता है, या 9 आइसोमर्स सारे चेन होंगे क्या? कुछ चेन कुछ पोजीशन होंगे, है ना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ये हो गया एक मिथाइल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इथाइल। ये दोनों कौन सा आइसोमर्स है? ठीक से देखो। हाँ, जब चेन लेंथ अलग हो गया तो चेन आइसोमर। हाँ, चेन लेंथ जब अलग हो गया तो चेन आइसोमर्स ना। ये चेन
ये दोनों कौन सा आइसोमर्स है? इतने इंटरेस्टिंग कहाँ से आ रहे हैं कंसेप्ट? क्या बात है शिवा, मेटामरिज्म भी घुसा दिया इसमें। वेरी गुड, एकदम स्टीरियो केमिस्ट्री का। अच्छा, सबका आंसर बताता हूँ। सबके आंसर इंटरेस्टिंग आंसर से। सो ऋषभ के अकॉर्डिंग इट इज पोजिशनल, अयप्पन के अनुसार फंक्शनल, ग्रुप ही अलग हो गया है ना। विपुल भी फंक्शनल, आयुष पोजिशन, शिवम मेटामेरिज्म, अनुराग पोजिशन, दर्शन चेन और ऋषभ चेन। तो दर्शन का राइट है। यस, इट इज चेन आइसोमर्स, फंक्शनल नहीं होगा। अरे चेन आइसोमर्स क्या होता है? चेन आइसोमर्स, चेन लेंथ ऑफ मेन चेन और साइड चेन कोई भी अलग रहे वो चेन आइसोमर्स होगा। तो साइड चेन का डिफरेंट है ना, तो उसको चेन आइसोमर्स कहते हो। तो इसमें क्या होगा, साइड चेन डिफरेंट है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये चेन आइसोमर्स। जैसे ये हो गया यहाँ पे एक इथाइल है या फिर 2 मिथाइल ले लो, तो सब वही कंसेप्ट है ना। ये सब लर्न कर लो एक बार, बस काम हो गया तुम्हारा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, एक बार समझ गया नोट्स को इतना बार रिवाइज करो कि याद आए कि हाँ ये एक पॉइंट था, बस हो गया। जिसको याद आ रहा है वो आंसर कर रहा है, जिसको याद नहीं आ रहा है वो सोच रहा है। तो मेन चेन लेंथ तो दोनों में ठीक था, इसमें कितना था, 6 और 6 था ये दोनों में मेन चेन लेंथ। बट साइड चेन लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, 2 का, और ये साइड चेन लेंथ अलग है ना, 1 और 2 का। फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अलग हो गया। फंक्शनल ग्रुप एल्केन ही है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, अल्कोहल, एसिड, ईथर, ये सब होता है ना। एल्केन का ही फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्केन मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फंक्शनल आइसोमर्स का बात ही नहीं है। फंक्शनल आइसोमर्स मतलब होता है जैसे एसिड और एस्टर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनली अलग है। एसिड का रिएक्शन अलग होगा, उसका पीएच अलग आएगा, एस्टर का अलग आएगा, दोनों अलग अलग ढंग से फंक्शन करेंगे। ये तो पूरा एल्केन ही है, तो इसमें कहाँ फंक्शनल ला रहे हो। क्लियर हो गया? तो ये चेन आइसोमर्स होता है, ये अच्छे से याद कर लेना। मेन चेन 6 का था, तो साइड चेन का भी तो डिफरेंट है ना। साइड चेन कितना है, 2 का, और यहाँ पे एक एक कार्बन का 2 अलग है, यहाँ पे मिथाइल है, तो ये दोनों ऐसे होंगे। बट इसी को हम लोग ये दोनों कर देते हैं, जैसे कि मेन चेन सेम हो गया, अब साइड चेन पे अलग कर जाता ऑर्थोम होता, तो ये जो होता है पोजीशन होता है। अब मेटामस तो भूल ही जाओ, मेटामस के लिए क्या था, मेटामस शिवम का आंसर। आर ओ आर जैसे, जिसमें एक फिक्स ग्रुप हो, जैसे ऑक्सीजन एक फिक्स पार्ट हो, उसके अराउंड डिफरेंट हो। सीओ एक फिक्स पार्ट है बट एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहे, जैसे कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होगा मेटामर्स के लिए, मेटामर्स उसमें या तो ऐसे ऑक्सीजन जैसा हो, या सल्फर हो, या NH फिक्स हो, इसके अराउंड अलग हो, है ना, या NMe फिक्स हो, या जो भी हो, COO फिक्स हो, इस तरह से अलग अलग हो। तो ये सब फिक्स पार्ट है, इसके अराउंड अलग होना। पॉलीवैलेंट एटम चाहिए, पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप। छोड़ो सब आइसो, मेरे जब एक बार लेक्चर खत्म होगा तब रिवाइज करेंगे, या नोट्स देख लेना। अभी हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। इसको अपना टॉपिक नहीं, अपना टॉपिक अभी एल्केन है। पहले हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग ऑन, राइट।
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो पहला हो जाएगा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जीएमपी में क्या है? पहला डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब CO2, और एक होगा डिकार्बोनिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे कैसे करते हैं डिकार्बोनेशन? इसके लिए रिएजेंट क्या होता है? सोडा लाइम लेते हो। सोडा लाइम क्या है? NaOH और CO। ये NaOH क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मालूम है सबको। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ना, तो NaOH क्या होगा? तुरंत तो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं NaOH रिएक्ट करे, वाटर एब्जॉर्ब ना करे, तो CO डालते हैं। CO क्या करेगा? गिव्स NaOH ड्राई। यही सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन डिकार्बोक्सिलेशन। उसका काम है NaOH को ड्राई रखना, वो खुद वाटर एब्जॉर्ब करेगा। CO वाटर एब्जॉर्ब करके COH ट्वाइस बन जाएगा, बट NaOH को तो फ्री रखेगा ना, तो NaOH अपना काम कर पाएगा। वो भी रेशियो क्या लेते हैं? 3:1, 3 पार्ट NaOH तो 1 पार्ट CO। अब इसका रिमूवल कैसे होता है कि RCOH और RCONA जो भी रहे, इसको रिएक्ट करो सोडा लाइम के साथ, ये RH बन जाएगा। एसिड है तो भी NaOH डाला है तुमने, तो सॉल्ट बन ही जाएगा RCONA। या RCONA भी तो वैसे ही हो जाएगा। इसका रिएक्शन कैसे हो जाता है? RCONA NaOH, इसी का रोल है। ये जो बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा? Na2CO3 बाहर, और क्या बन जाएगा? RH। क्लियर हुआ? डिकार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है? ये स्टेप डाउन रिएक्शन हो गया, एक कार्बन कम हो गया ना, मतलब प्रोपेन से इथेन आ गया। बनाना है तो बहुत इजी हो गया हम लोग के लिए। प्रोपेन को प्रोपेनिक एसिड बना देंगे, सोडा लाइम के साथ हीट कर देंगे तो एक कार्बन निकल जाएगा, इथेन आ जाएगा। तो ये याद रखना, स्टेप डाउन काम करेगा। ऐसे हेप्टेन से एक्सेन पे आना है, तो एसिड बना के सोडा लाइम से हीट कर दो, एक कार्बन तो बाहर कर ही देगा ना। या पेंटेन से ब्यूटेन आना है, एक कार्बन उड़ाना है तो इससे उड़ जाएगा। SL इज सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ सिंपली इसको हीट कर दो, हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट चाहिए ऐसा। नेक्स्ट, जैसे CH3 CONA है, इसको सोडा लाइम के साथ हीट करो तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH4 ना, हाँ CH3HCH4। और सोडियम फॉर्मेट को हिट करने तो इसका नेम क्या है? सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से आया ना, और वो क्या है? सोडियम एसिटेट। हाँ, ये क्या बन जाएगा? H2 ना। राइट, तुम्हें क्या करना है? CONA को उड़ा दो, उसको H दे दो। ये जो पार्ट है ना CH3 वाले, इसको H दे दो। यहाँ कौन सा है? CONA को हटा के जो बच गया, इसको H दे दो। जैसे बेंजोइक एसिड है, इसको सोडा लाइम के साथ हिट किया, COH उड़ा दो, उसके जगह H डाल दो, क्या बन जाएगा? बेंजीन। ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? जैसे मान लो तुमने एसिड दे दिया है, तो पहले तो न्यूट्रलाइज ही होगा। क्या बन जाएगा? RCONA प्लस H2O। अब हीट दिया हुआ, हीट देने से क्या होगा? O माइनस बाहर आएगा ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, तो उसमें भी तो कार्बोनेट में CO2 बनने की टेंडेंसी है ना, तो हीट करो, CO2 वोलेटाइल है, बाहर आ जाएगा। जब तुम इसको हीट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? ये जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो गया, CO2 बाहर, और ये R इधर आ जाएगा। निगेटिव चार्ज तो रह गया ना, तो क्या बनता? R माइनस प्लस CO2, यही बना ना।
सबको क्लियर हुआ? तो पूछता है कि क्या बनता है इसमें इंटरमीडिएट। हीट करने का क्या रोल होता है? हीट करने से वोलेटाइल कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। जैसे CaCO3 है तो क्या करता है, अब यहाँ पे R माइनस है वो बताता हूँ। जैसे R माइनस प्लस यहाँ पे H2 होता तो क्या बन जाएगा RH ना। तो रेट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या, स्टेबिलिटी ऑफ R माइनस ना। तो रेट का क्वेश्चन पूछ लेगा तो रेट देख लेना, जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और कुछ नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन अच्छे से जानते हो तुम, -M -H -I ऐसे होता है ना। अब तुम बोलो हीट करने से क्यों बाहर गया, इतना में डाउट है पहले ये बता दो। क्लियर है? तो एल्केन का सारा प्रिपरेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज में एक ही इंपॉर्टेंट है, हैलोजिनेशन, बाकी सब नहीं आता। धीरे धीरे मालूम चल ही जाएगा। हाँ इसका नोट्स भेज दूंगा मैं। हाँ नीड नॉट टू कॉपी, उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी रहेगा। वरद इज इन वेटिंग रूम। ओके अच्छा, इस बार तो मैंने मीटिंग आईडी चेंज कर दिया। मीटिंग आईडी और पासवर्ड चेंज कर दिया था मैंने, क्योंकि ट्विटर पे लोग, कौन लोग मालूम ही है। वो एक बंदा पिछले बार रवि पंचाल जो आया था एक्स्ट्रा, बस वो केवल ये बताने आया था कि आपका किसी ने ट्विटर पे अकाउंट शेयर कर दिया, आप चेंज कर लो पासवर्ड। उसके बाद वो चला गया था। म्यूट बोर्ड ओके। तो तुम बोलो हीट करने से आखिर होता क्या? देखो हीट करने से क्या होता है ये तुम मुझे बताओगे। लिथियम कार्बोनेट से लेके मैंने बताया था CH2CO3, कौन सा ब्रेक होता है? ये सब ब्रेक नहीं होते हैं, केवल लिथियम ब्रेक होता है, याद है? क्यों ब्रेक होता है? Li प्लस जो होता है ना, 2 Li प्लस है और यहाँ कार्बोनेट है O माइनस COO। तो जब तुम हीट करोगे तो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होगा, किसी भी चीज को जलाओगे तो गैस जो है बाहर आएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये जो होता है CO2 इधर शिफ्ट होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट करके O2 माइनस बन गया और ये किसके पास चला गया, Li के पास। तो क्या बन गया, Li2O प्लस CO2 ना। बट वही सीजीएम में ले जाओ, ये सब मैंने इस ब्लॉक पढ़ाया था तो बताया था, सीजीएम का क्या होता है, चार्ज डेंसिटी कम होता है, तो उसमें पावर ही नहीं है कि इसको ब्रेक कर पाए। इसको कितना भी हीट करो वो ब्रेक नहीं होता। हीट करने से ब्रेक तो होना चाहिए था, बट उससे पहले मेल्ट हो जाएगा वो। ये CH2O और CO2 लिखोगे तो रॉन्ग होता है। याद आया हीटिंग इफेक्ट? हीट करने से क्या होगा, CO2 गैस बाहर चला जाता है। किसी भी कार्बोनेट को हीट करो CO2 बाहर जाएगा, एक्सेप्ट ग्रुप 1 के कार्बोनेट, सिर्फ लिथियम छोड़ के। लिथियम ब्रेक होगा, बाकी सब नहीं होंगे, Na2CO3 और ये सब ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था ना, मोल कंसेप्ट में बहुत आएगा। CaCO3 Na2CO3 इसको हीट किया गया, CO2 गैस आ गया, इसका 2 ग्राम का मिक्सचर है और इससे ये आ गया 0.4 ग्राम, तो परसेंटेज कंपोजिशन। तो तुम्हें यही याद करना था कि Na2CO3 को हीट करो तो कुछ भी नहीं होता। हाँ बट ये क्या होगा, इससे Ca और CO2 बनेगा। ये सब क्वेश्चन याद है, मोल कंसेप्ट? अभी क्लियर हुआ हीट का इफेक्ट क्या होता है, CO2 गैस बाहर जाएगा, वोलेटाइल कंपोनेंट है। जैसा नाइट्रेट, नाइट्रेट को हीट कर दो, लेड नाइट्रेट, क्या गैस बाहर जाएगा, NO2 गैस है, उसमें बाहर आ जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। वहां भी सोडियम पोटेशियम वगैरह नहीं ब्रेक होंगे, NaNO3 वगैरह ब्रेक नहीं होंगे, NaNO2 बन जाएंगे वो। बट लिथियम वहां भी NO2 बन जाएगा, NO2 प्लस O2, लिथियम और मैग्नीशियम जैसा बिहेव करेगा और जैसा।
तो सल्फेट को हिट करोगे तो SO2 बाहर आ गया, एल्युमिनियम सल्फेट को हिट कर दो, Al2O3 प्लस SO3 बाहर आ गया। कई बार SO3 भी ब्रेक हो जाता है SO2O2 में, तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स बाहर आएंगे। क्लियर? तो बैक टू एल्केन चले जाते हैं, उसमें क्या हो गया, रेट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ R माइनस, जैसे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, इसको तो ड्रॉ होने लगा मुझसे। COH के साथ ये ले लो, सब पैरा पोजिशन पे दे रहा मैं। COH के साथ CH3 ले लो और एक खुद COH ले लो। हाँ, इसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन नहीं, सब में CH2 डाल दो, नहीं तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, सिर्फ माइनस आई से बता दोगे। यहाँ पे CH2 लिखा, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, CH2 है। वो बताता हूँ, यदि CH2 नहीं रहता तो सिंपल होता, सब डायरेक्ट बता देते। अभी क्या होगा, CH2COH है। वन फोर थ्री फाइव टू, आई थिंक तुमने बोला 14352, वो रॉन्ग हो गया दर्शन। तक ये सब रॉन्ग ही होता है, स्टेबिलिटी ऑफ 14354 ऐसा कैसे हो सकता है वरद? 14354 में कौन सा 4 कौन सा 2 है बताओ, दो बार 4 लिखे हो तुम। 14325 लिख रहे हो, देखो 1 करके बता रहे हो ना, मैं बताता हूँ, सब अपना आंसर लिख दो, बता देता हूँ। क्या हो गया, देखो किसने राइट किया। एक ही करेक्ट आंसर है, नहीं दो है, वरद एंड ऐश्वर्या, बाकी सबका रॉन्ग है, बाकी सबको GOC रिवाइज करने की जरूरत है। वरद बेन एंड ऐश्वर्या, बाकी सबका रॉन्ग। कौशल, अंकित, ये तुम लोग का थोड़ा थोड़ा रॉन्ग है, हल्का सा। नहीं, दर्शन का भी राइट है। एक मिनट किसका राइट मैंने बताया था?
हाँ तो 14352, आई थिंक दर्शन ने भी वही लिखा है कि 14352, हाँ ये सबसे पहले दर्शन का था, राइट, यस। विपुल का भी ठीक था, 14352 करेक्ट। अच्छा ऊपर और 2-3 आंसर थे, उसमें विपुल वगैरह था। विपुल, दर्शन, वरद, ऐश्वर्या, 4 आंसर। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है। हाँ विपुल का करेक्ट था, सबसे पहले विपुल ने आंसर दिया था, देन दर्शन ने, वो देखा ही नहीं मैंने तुम लोग का, तुम लोग ने सही बोला, एक साथ देखा सबका आंसर। हाँ तो बताओ, कंजुगेट बेस बना लो थोड़ा, कंजुगेट बेस बना लोगे तो क्या होगा, सब में CH2 माइनस वगैरह करके बना लो तो न्यू पे चले जाते, CH3 CH3 माइनस वगैरह। फर्स्ट में जो बन जाएगा CH2 माइनस NO2, तो इसमें क्या आएगा माइनस M ना, उसके बाद वाले में मैंने दिया था CH2 माइनस, और ये हो गया OCH3, तो इसमें क्या हो गया प्लस M। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस तुम्हें याद होगा, कार्बन आयन कौन सा करेगा, माइनस M माइनस H माइनस I, ये सब स्टेबलाइजिंग हो गया है ना, देन न्यूट्रल ले लो, देन प्लस I प्लस H प्लस M डीस्टेबलाइजिंग होंगे, ये सब क्या होंगे डीस्टेबलाइजिंग ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस M पहले आता है, देन माइनस H क्या है CCl3 वगैरह हेलोजन, तो वो तो है नहीं, देन माइनस I वाला भी कोई नहीं है, वो CH3 मेटा पे होता तो माइनस I हो जाता, तो रेस्ट इस पे तो जितना मन उतना बना लो, देन प्लस I वाला भी कोई नहीं है, प्लस H वाला एक CH3 है, न्यूट्रल बीच में आ जाएगा, इसीलिए क्या हो गया 1 माइनस M, देन 4 क्लोरीन था ना, क्लोरीन में क्या होगा माइनस I था ना, माइनस I ग्रेटर देन प्लस M, तो उसमें केवल माइनस I देखते हो, देन 3 न्यूट्रल हो गया, देन 5 में क्या हो गया प्लस H हो गया, देन 2 में क्या हो गया प्लस M हो गया, ऐसे ही है ना स्टेबिलिटी ऑर्डर, माइनस M माइनस I, देन बेंजाइल तभी है। ओके कोई डाउट है इसमें, Cl का माइनस I ही लेते हो, हाँ नहीं, स्टेबिलिटी अभी क्लियर हो ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैसे करते हो CH3 का, ओके CH3 का प्लस M, CH3 प्लस M कब से होगा हाइपर कंजुगेशन, CH3 को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हो, दैट इज हाइपर कंजुगेशन, तो प्लस H काउंट होता है ना, CH3 प्लस H और C के साथ CH2 Cl CCl3 वो सब माइनस M माइनस H, प्लस M मतलब लोन पेयर होना चाहिए, तो OCH3 पास लोन पेयर है ना, Cl क्या काउंट होता है माइनस I, क्योंकि माइनस I ग्रेटर देन प्लस M, Cl कौन सा ग्रुप है, वीक प्लस M में, सर ने मिथाइल को बोला है क्या, नहीं नहीं प्लस M मत लेना, देखो उसको प्लस एच ले लो, वीक एक्टिवेटिंग लिखा होगा सर ने, ये होगा क्या होगा ना, प्लस M मतलब लोन पेयर होना ही चाहिए, और प्लस H जो हो गया जिसमें CH3 C2H5 ये सब, हाँ प्लस H ही बोला था, यस वेदांत ने बताया कि प्लस H ही बोला था, ठीक है। Cl में प्लस M माइनस I, बट विच वन इज ग्रेटर, माइनस I ग्रेटर होता है, हाँ तो क्लोरीन का माइनस I है तो माइनस I लोगे, तो क्लोरीन वो सब क्या होता है ना थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वाले, जरूरत करने पे माइनस I माइनस M प्लस M सब बन जाते हैं, ऐसे ही है ना, जैसे क्लोरीन पे जाओगे तुम, ये क्लोरीन क्या होगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बट ऐसे डोनेट भी करेगा, बट माइनस I इज ग्रेटर देन प्लस M, इसलिए कहीं भी माइनस I लोगे, बट जरूरत पड़ा जहां पे कार्बन आयन हो गया तो माइनस I भी होगा,
स्टेबिलिटी देखोगे तो यहाँ क्लोरीन माइनस, हाँ माइनस एम से ज्यादा उसको स्टेबल करेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन बताओ, तुम्हें याद आएगा, फिनॉल और क्लोरीन, ये दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? अच्छा, ACl के जगह ऊपर OH लेना था। मोर एसिडिक 2। अरे वाह, तुमको तो अच्छा ही याद है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ऑर्गेनिक तो अच्छा रिवाइज किया तुम लोगों ने, सबको याद है 2 है, ऑलमोस्ट सबने बता दिया। यही सब क्वेश्चन तो लर्न करने हैं, यही सब आने वाले हैं। क्यों होता है, रीजन बताओगे? हाँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वहां पे क्लोरीन माइनस एम की तरह बिहेव कर जाता है। हाँ, जैसे ये O माइनस शिफ्ट करोगे, ये इधर शिफ्ट कर दो इसको, ये इधर शिफ्ट करके इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ पे BF लाइक ये माइनस एम। तो कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले माइनस एम की तरफ बिहेव करता है, जरूरत पड़ने पे माइनस एम, जरूरत पड़ने पे प्लस एम। तो जब कार्बन आयन की बात करें तो जो माइनस आई है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस आई से ज्यादा वहां माइनस एम वर्क कर रहा है क्लोरीन का। यहाँ प्लस एम होगा ही नहीं, क्लोरीन प्लस एम हो पाएगा क्या? वो डोनेट नहीं करेगा, वो उसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तो माइनस आई की तरफ बिहेव करेगा, माइनस एम माइनस आई, तो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है देन फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो वो जो आता है तो क्या करता है, ऐसा शिफ्ट करोगे, ये इधर, इसका इधर, तो ये सिर्फ माइनस आई से बिहेव कर पाएगा, तो माइनस आई वीक रह जाता है ना। ठीक है, तो क्लोरीन का ये केस था, तो क्लोरीन इसलिए माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, तो माइनस आई पहले लिया था। सबको क्लियर हो गया अभी? हाँ, तो ये कैसे किया? यस। अब मैंने CH2 हटा दिया था तो क्या होता, तब तो नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट बेंजीनिंग पे आता। CH2 बाद में ऐड किया ना, तो मैंने बोला वो इजी पड़ जाएगा, तब क्या हो जाता ऑर्डर। तो पहले दिखा दूं कौन सा है, ये थोड़ा, यदि CH2 नहीं रहता तो नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट बेंजीन पे रहता, तो रेजोनेंस पे जाता नहीं, नेगेटिव चार्ज ऑन द डबल बॉन्ड, नो रेजोनेंस। तो ये ग्रुप क्या करते हैं, ऑर्डर बताओ पहले, फिर सोचते हैं क्या ऑर्डर बताओगे। तब डायरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट लो ना, तब 2 क्यों ले रहे हो तुम लोग? रेजोनेंस कहां बचा, नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट बेंजीनिंग पाया, CH2 नहीं है, तब केवल माइनस आई बच गया। हाँ, तो 1 होगा, NO2, उसके बाद माइनस आई तुम्हें याद होना चाहिए, हैलोजेंस देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन आता है, 1 के बाद 4 चला जाएगा, 1 के बाद 4 जाएगा, देन 2 आ जाता, वो भी माइनस आई है ना, 142, देन न्यूट्रल वाला 3 आ जाता। हाँ, न्यूट्रल वाला 3 आ जाता, देन 5 जाता। हाँ ठीक है अनुराग का, क्लियर हुआ? हाँ, तो 14235, क्लियर?
तो आई थिंक सबने यस कर दिया अभी। पैरा पोजिशन पे OCH3 का प्लस एम शो करेगा। विपुल तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन, why negative charge being allowed but positive charge are highly unstable? पैरा पे उसका माइनस आई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखो जब ये बन गया CH2, तो एक कंसेप्ट पढ़ा होगा तुमने, CH2 डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगा, लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, याद है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे रेजोनेंस में नहीं होता। जैसे पीजेड का ओवरलैप ऑलरेडी हो चुका है, तो वो मान लो लोन पेयर PY में हो, वो कहाँ ओवरलैप करेगा फिर, तो रेजोनेंस में नहीं होता। जैसे तुमने ये बेंजीन बता दिया, तो बेंजीन पे डायरेक्ट यदि चला जाए, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये जो माइनस चार्ज आ गया, ये माइनस चार्ज होगा नॉट इन रेजोनेंस। ये क्लियर है ना, नॉट इन रेजोनेंस क्यों? सबका समझो, हाँ लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा सबका। मान लो कि एक रिंग बना हुआ है ऑलरेडी, वो रिंग PY का है, तो ये किधर गया, ये लोन पेयर तो sp2 में हाइब्रिडाइज में रह गया है, सेम मॉलिकुलर प्लेन में, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाता। रेफर GOC नोट्स है ना, इन मॉलिकुलर प्लेन, सो नॉट इन डिलोकलाइजेशन। तो डिलोकलाइज हुआ ही नहीं, तो प्लस एम और प्लस एच ये सबसे क्या इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ माइनस आई माइनस एच माइनस एम से इफेक्ट पड़ेगा उसको। तो और क्या क्वेश्चन था? पैरा पे तो उसका माइनस आई सिग्निफिकेंट ही नहीं होगा। हाँ बट विथ रिस्पेक्ट टू प्लस आई जब तुम्हें कंपेयर करना है, तो 4-5 कार्बन तक मान के चलो, 3 कार्बन के बाद ऑलमोस्ट आई होता है, बट 4-5 कार्बन के बाद इनसिग्निफिकेंट होने लगता है। फिर भी जब स्टेबिलिटी पूछा है तो तुम्हें मार्जिनल डिफरेंस भी बताना है, कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो कहाँ Cl थोड़ा बहुत पुल कर रहा है, CH3 कहाँ थोड़ा बहुत पुश कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस तो मालूम चल रहा है ना, कि एक पुलिंग एक और एक प्रोवाइडिंग है, प्लस आई है। नेगेटिव चार्ज इन बेंजीन इज अलाउड बट पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता, बनता है। डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जितना करेंगे उसमें पॉजिटिव बनेगा, बट अनस्टेबल होगा वो, है ना। और निगेटिव चार्ज भी आएगा तो ये कोई निगेटिव चार्ज भी आएगा तो एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। ये दोनों के रिस्पेक्ट में तुम बोलो निगेटिव पॉजिटिव दोनों अनस्टेबल होते हैं, बट ये ज्यादा अनस्टेबल क्यों होगा? देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग बोल रहे हो ना, ये थोड़ा सा हम लोग ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं GOC की ओर। ये हो गया, ऐसे होता तो ये sp2 होता, यही है ना। अब तुम ये हटा दो और यहाँ पे प्लस चार्ज ले लो, तो कोई स्ट्रेन नहीं है, नहीं है ना। मतलब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा, ये पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, तो नो स्ट्रेन। ये दोनों में क्या हो गया, नो स्ट्रेन। बट वही प्लस चार्ज तुम ऐसे बना रहे हो, यहाँ पे प्लस दे रहे हो और इसको बॉन्ड को इधर ला रहे हो, तो होना कैसा चाहिए था, ये 120 पे ऐसा ना, इसी बॉन्ड को पुल करके तुम नीचे ले आए, तो कितना ज्यादा हाई एंगल स्ट्रेन होगा वो सोचो। इसलिए क्या आ जाता है, हाईली अनस्टेबल में आ जाता है। फिर भी रिएक्शन ये नहीं कि अनस्टेबल हो गया तो बनेगा ही नहीं, कई रिएक्शन तो इसी से बनाते हैं हम लोग, इसका प्लस बना के करेंगे। ये फिनाइल वाला की बात कर रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सारा रिएक्शन इसी से है। हीट करने के साथ N2 बाहर, फिनाइल पे प्लस आएगा और तब कोई भी रिएक्शन करेंगे। क्लियर हुआ? निगेटिव चार्ज में नहीं आता, निगेटिव चार्ज में एक निगेटिव चार्ज ऊपर की ओर निकल जाएगा ना वो, तो निगेटिव चार्ज में तुम ले लोगे तो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल पड़ जाता है। क्यों? बेंजाइल कार्बोकेटायन, वो तो बेंजाइल पे चला गया, वो रिंग पे डायरेक्ट की बात कर रहा है कि वो ये इसको इतना ज्यादा अनस्टेबल में नहीं लेते हम लोग। हाँ तो इसमें भी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज लोगे तो ये कौन सा ले रहे हो, sp2 ना, तो एंगल स्ट्रेन उतना कहाँ हुआ, होना चाहिए था sp3 109 और है कितना 120, तो 10 से 11 डिग्री का एंगल स्ट्रेन वो चल जाएगा। रादर देन sp2 में क्या था, डायरेक्ट
पॉजिटिव चार्ज आया था, डायरेक्ट उसको क्लोज कर दिया गया अंदर बेंजीन की ओर। एंगल स्टेन ही ऑलमोस्ट 120 का पड़ गया वहां पे, या तो 10 से 11 डिग्री का एंगल स्टेन है, मतलब वहां पर हाइयर एंगल स्टेन हो गया, जितना हो गया सोचना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना? तो ये चल जाता है कि इसका थोड़ा सा sp3 होना चाहिए था, sp2 हुआ, वो चलेगा, बट उसमें तो डायरेक्ट एक बॉन्ड ही ब्रेक करके इधर ला रहे हैं रिंग में। हाँ, तो ये सब क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पे चले हम लोग। स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो कुछ। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन है ना, जैसे वो बोले CH3COH C2H5COH C3HCOH, ABCD इसमें बताओगे? बेंजाइल बता ही दिया, एक ये भी बता दो, CH2CH CH3 CH2COH HC ट्रिपल बॉन्ड C COH। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन चारों में 1 2 3 4। फर्स्ट में विपुल का आंसर DCB है। ओके, डी हाईएस्ट होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग बताना। डिक्रीजिंग हमेशा आई टाइम पूछता है, तो डिक्रीजिंग बताया करो। सबसे ज्यादा किसका होगा फास्टेस्ट? ABCD, हाँ ABCD करेक्ट है, ए हाईएस्ट होगा ना। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, हाँ, तो एक आदत डाल लो डिक्रीजिंग लिखने का, क्योंकि आईटी के क्वेश्चन डिक्रीजिंग ही आते हैं। ए ग्रेटर देन बी, हाईएस्ट ए देन बी देन सी देन डी, ये सबको क्लियर होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, CH3 माइनस की स्टेबिलिटी ग्रेटर देन CH3 CH2 माइनस, क्यों यहाँ पे ये प्लस आई काम करेगा ना। सेकंड का आ गया क्या? सेकंड का क्या बताया तुम लोगों ने? फिर से लिख दो सेकंड का, 1 2 3। 2 3 1, नहीं बताओ कौन सा है सबका? हाँ, वेदांत का करेक्ट है, बाकी सबका रॉन्ग हो रहा है, करेक्ट करो। हाँ, आयुष का भी सही था। हाँ, ऐश्वर्या का ऑलवेज राइट हो रहा है, वेरी गुड। और हाँ, विपुल नाउ करेक्ट। 3 1 2, निगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C ले लो, तो निगेटिव चार्ज ऑन sp हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया ना, ये sp है, ये भी ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका आंसर होगा 3 1 2। 3 1 2 मतलब यहाँ पे CAB, यही होगा ना। C पहले आएगा, देन A आएगा, देन B आएगा। निगेटिव चार्ज ऑन sp इज मोर स्टेबल देन sp2 देन CH3 वाला। थर्ड का बताओ। थर्ड का वेदांत का सही है।
दर्शन ऑल्सो, आर्यन का भी ठीक है, कौशल भी करेक्ट है, सबका देखना पड़ेगा, रुको मुझे भूल भी गया आंसर। पहला 1 होगा, देन 2 होगा, और यहाँ पे COH तो भूल गया था ना, COH यहाँ पे इससे मिस मत करना, तो फोर्थ लगता है मिस कर दो इसके बाद, यहाँ पे COH था। हाँ तो 1 पहले आएगा, A पहले होगा, देन B होगा, देन D, देन C। हाँ 1 2 4 3 करेक्ट। 1 में क्या हो गया, एरोमेटिक ना, हाँ बहुत लो का राइट है। हाँ 1 के बाद नॉन एरोमेटिक कहां पर है, नॉन एरोमेटिक तो रेस्ट ऑल हैं, 2 3 4 सब नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक एक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक मतलब साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, तो साइक्लिक हो गया तो या तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन किसमें है, केवल फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाला एरोमेटिक हो गया, बाकी सब नॉन एरोमेटिक है, किसी में साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं है। तो उसके बाद क्या हो गया, सेकंड में कम से कम रेजोनेंस तो है, फोर्थ में क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, वो स्टेबल कर लेगा ना। यहाँ पे तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, तो कम से कम माइनस आई तो काम करेगा ना इसका, sp2 का, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसमें क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, और इसमें क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे चले जाओगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें sp3 है तो ये प्लस आई आएगा, उल्टा सबका प्लस आई आ जाएगा, इसलिए ये था, एरोमेटिक वाला ज्यादा पड़ गया था, ध्यान दे, तो ऑर्डर तो लिख दिया था ना उधर। हाँ हाँ तो A देन B देन D देन C, अभी राइट हुआ, डाउट करेक्ट है, अभी क्लियर है। 1 2 4 3 यस, कई लोगों ने आंसर दे दिया था, ऋषभ, रितेश, यस। ठीक है, नेक्स्ट करें अभी। ओके देखो, इफ बीटा कार्बन has a double bond, then only heating is sufficient, केवल हीट करो तो काम हो जाएगा, only heating is sufficient, सोडा लाइम इज नॉट नीडेड, उसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे कि CH3 CO CH2 COH, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होगा, बीटा कीटो एसिड, बीटा पोजीशन पे कीटो है और ये एसिड है, इसको सिंपली हम लोग हिट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COH, और यहाँ से CO2 बाहर चला गया, तो कौन सा CO2, ये इधर से लेके यहाँ तक ये बाहर निकल जाएगा, और CH3 बन जाएगा, CH3CO CH3 बन जाएगा, रुको यहाँ पे CH3
CO2 निकल जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन बीटा पे होगा तो क्यों, उसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आएगा, CH3CO CH2 COH डबल बॉन्ड O। तो स्लोली होगा क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये CO2 की ओर गया, ये बॉन्ड इधर निकल गया, ये इधर निकलेगा तो इसका जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होकर इसके पास पहुंच गया, ये क्या बन जाएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ये इनॉल है, इनॉल का क्या बना दोगे, CH3CO CH3, यही हुआ ना। तो इसमें तुम्हें कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, पाई बॉन्ड है तो हाइड्रोजन वही निकाल लेगा। डिकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म क्या था, पहले हाइड्रोजन निकाल दिया, निगेटिव चार्ज बच गया, तो निगेटिव चार्ज आया तो CO2 बाहर होकर निगेटिव उधर आ जाता था। तो यहां भी हाइड्रोजन को हटाना था, हाइड्रोजन को हटाने के लिए बीटा पे यदि अनसैचुरेशन है तो डायरेक्ट हाइड्रोजन को पुल कर ले रहा है ना वो। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ये क्लियर हुआ, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, जैसे एलिमिनेशन EI में कर रहे थे वैसे ही है ना, ये एस्टर का जो निकाला था इसी तरह से था ना, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इसीलिए बीटा पे डबल होना चाहिए, गामा डेल्टा पे नहीं। बीटा पे डबल हो तो करोगे ये काम, क्लियर ना। तो बीटा पे यदि डबल बॉन्ड हो यहाँ पे तो सिर्फ यहां से CO2 निकाल देना, जो बच गया बच गया, तो ये CH3 ऐसा बना दोगे ना, जैसे कि मैक्सिमम व्हाइट बोर्ड बता दिया गया। जैसे कि बीटा पे डबल बॉन्ड का एक और एग्जांपल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 COH, इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, नो सोडा लाइम इज नीडेड, है ना, डायरेक्टली CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, यही होगा ना। अब ये कुछ ऐसे हो जाए, डबल बॉन्ड NH COH, क्या बनाओगे, तो इसके मैकेनिज्म में जाओ तो H वाला पार्ट कौन सा ब्रेक करता था, ये ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड NH, ये COH, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पार्ट इसके पास गया, यहाँ से CO2 बाहर और ये इस साइड, और इसका जो पाई बॉन्ड होगा वो इसके साइड गया था, यही था ना मैकेनिज्म। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बन गया, NH2। यही मैकेनिज्म हुआ ना, वहां पे NH की जगह O ले लो, O लिया था तो यही किया था ना अभी, यहाँ पे जैसे मैंने बताया बीटा कीटो एसिड CO COH, इसको हिट करोगे तो क्या बन जाता था, ये C, यहाँ पे OH 5 मेंबर है, ये 6 मेंबर नहीं है,
तो ये इनॉल फॉर्म था। इनॉल फॉर्म से क्या बनाना था अपने को, ये कीटो फॉर्म। तो कीटो क्या आ जाएगा ऐसे, इनॉल से ज्यादा स्टेबल कीटो होता है। क्यों? सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी कम होती है देन सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी ज्यादा पड़ जाती है, तो इनॉल ज्यादा पड़ जाता है। ये टॉटोमेरिज्म था। तो वहां पे क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड NH2। तो ये भी इन अमाइन फॉर्म होगा, इन अमाइन फॉर्म है ना। तो इसका दूसरा टॉटोमेरिक फॉर्म क्या आ जाएगा, ये भी 5 मेंबर दिया था ना, तो 5 ही रखो। यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, ऐसा डबल बॉन्ड NH। डाउनवर्ड एरो के नीचे लिखा है थर्ड एग्जांपल। हाँ, थर्ड एग्जांपल CO लिखा, वहां पे इनॉल से कीटो कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया था, ये इनॉल। और यहाँ पे ये कौन सा टॉटोमेरिज्म है, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल, उस टॉटोमेरिज्म का नाम क्या था जो इसके ऊपर है, इस टॉटोमेरिज्म का नाम क्या है, इन अमाइन। इन है और अमाइन है ना, वहां इन ऑल था, इन अमाइन से किस में गया, इमाइन ना। ये क्या था, कीटो से इनॉल था। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, इनॉल से कीटो फॉर्म। और उसका टॉटोमेरिज्म का नाम है इन अमाइन इमाइन। जैसे कि एक आ जाता है ब्लैंक्स रूल, ये भी एक कर ही ले आज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हीट किया तुमने, तो तुम्हारे पास फर्स्ट हो गया 2 और 3 कार्बन रहा, तो हीट करने पे CO2 इज लॉस्ट। 4 और 5 कार्बन है, तो H2O इज लॉस्ट। तो ये भी 6 और 7 है, तो CO2 and H2O both are lost। उससे ज्यादा है n ग्रेटर देन 7, तो लीनियर पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड, ये हीटिंग इफेक्ट है। सोडा लाइम इज नॉट नीडेड, यहां भी तो नहीं चाहिए। जैसे कि COH, COH है, 2 कार्बन है, इसको हीट करोगे तो सीधे एक CO2 बाहर जाएगा। एक CO2 इसको लेके बाहर कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे HCOH। सो फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म। क्लियर हुआ? थोड़ा व्हाइट बोर्ड गया। इससे अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में सब होगा। तो कहाँ पे गए हम लोग, COH। ये इसका नेम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड ना। इसको हीट करोगे तो क्या होगा, CO2 बाहर जाएगा और HCOH आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। इसका नेम है ऑक्जेलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नेम मैंने बोला था, लर्न कर लेना, ओम्स गैप ऑक्जेलिक मैलोनिक सक्सिनिक ग्लूटेरिक एडिपिक पाइमेलिक। सुबेरिक वगैरह आगे आते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑक्जेलिक से फॉर्मिक आ जाएगा। मैलोनिक को हिट करे तो CH2COH, CH2COH। इसको हिट करोगे तो क्या होगा, यहां से एक कार्बन पे 2 COH दिखा, तो हिट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3COH। यहां भी सोडा लाइम नहीं चाहिए, तो ये दोनों क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन ही तो है। तो डिकार्बोक्सिलेशन, जब यदि 2 एसिड के बीच में कोई कार्बन ना रहे या एक कार्बन रहे,
तो ये ऐसा बन जाता है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन देता है तुम्हें बुक में देखोगे तो COH COH ऐसा बन गया, तो तुम्हें बोलेगा हिट करके क्या बनेगा, एक ही कार्बन पे दोनों है ना, बीच में इंटरवीन करने वाला कार्बन एक ही है। इंटरवीनिंग कार्बन देखो, इंटरवीन कार्बन 0 और 1 है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसके बीच में 0 या 1 कार्बन, यहाँ पे कितना था, 0 कार्बन था, 2 COH के बीच में, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन, तो CO2 लॉस होगा, तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो ये यहाँ पे कुछ आ जाएगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसा दे सकता है। दूसरा था 2 और 3 इंटरवीनिंग कार्बन, इंटरवीन करने वाले कार्बन 2 और 3 हो जाए और कार्बन, तो इसमें H2O इज लॉस्ट। H2O इज लॉस्ट मतलब क्या होगा, जैसे CH2 CH2 COH, इसका नेम क्या होगा, ऊपर वाले का नेम क्या था, मैलोनिक एसिड ना, ऑक्जेलिक मैलोनिक, ये क्या हो गया, ओम्स, ऑक्जेलिक मैलोनिक एस है ना, ये सक्सिनिक एसिड। अब बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता तो वो मैलिक और फ्यूमेरिक था, जो सिस और ट्रांस में बहुत आता है, इसको हिट करोगे तो क्या बात जाएगा, H2O, तो H2O कहां से बाहर करेगा, 4 और 5 कार्बन टोटल, या बीच में टोटल कितने कार्बन है इसके, 2 और 3, 2 कार्बन है ना बीच में, तो इससे क्या बन जाएगा, H2O हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन गया एनहाइड्राइड, CO इसका नेम क्या होगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ऐसे सक्सिनिक के बाद कौन सा आएगा, सक्सिनिक के जैसे ऐसा भी आ जाए COH, इसका नेम क्या है ये तो मालूम होगा, इसको भी हिट कर दें, इसका नेम क्या है, थैलिक एसिड, PHTHALIC, थैलिक एसिड है, दोनों मेटा पोजिशन पे तो आइसोथैलिक, दोनों पैरा पोजिशन पे तो टेरिथैलिक, ऐसे नेम था ना। इसमें क्या होगा, H2O बीच से बाहर कर, इसमें 2 ही इंटरवीनिंग कार्बन है ना, इंटरवीनिंग कार्बन मतलब 2 COH के बीच में इंटरवीन करने वाले कार्बन कितने हैं, ये 2 ही कार्बन के डिस्टेंस पे है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी एनहाइड्राइड बनेगा, और इसका नेम क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, नहीं ये हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एसिड था ना, यहाँ जो बन गया ये थैलिक एनहाइड्राइड। मतलब तुम ये देखो कि दोनों के बीच में, जैसे 2 COH के बीच में कोई इंटरवीन करने वाला कार्बन नहीं है, 0 इंटरवीनिंग कार्बन, तो फॉर्मिक एसिड, 1 इंटरवीन करने वाला कार्बन, तो CO2 लॉस्ट, यहाँ भी 1 ही काउंट होगा, ये टोटल नहीं, इसीलिए टोटल के सेंस में नहीं बता रहा हूँ, वरना टोटल तुम्हें 5 ही दिखता है, इंटरवीन करने वाला एक ही है, बीच में एक ही कार्बन है, तो CO2। जब 2 COH के बीच में 2 कार्बन हो या 3 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन ही काउंट हो गए, 2 कार्बन के डिस्टेंस होगा तो H2O, तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और ये कौन सा था, एक और अच्छा रिएक्शन मुझे याद पड़ा, मैंने एक बताया था तुम लोग को, ये कौन सा है, यहाँ पे ये इस, हाँ ये है ना, मैलोनिक एसिड, और मैलोनिक एसिड को P2O5 के साथ हीट कर दे तो ये शायद ही किसी को याद हो, याद करो, कार्बन फैमिली, H3PO4 मैलेनिक हाइड्राइड, नो सब रॉन्ग हो रहा है, विपुल अनुराग यस, P ब्लॉक कितना याद है, शिवम ऑल्सो रॉन्ग हो, CO2 नहीं था वो, थोड़ा क्लोज आया, वो ऑक्जेलिक एसिड को H+ देने से था।
यस शिवम, ऑक्जेलिक एसिड को H प्लस देकर हटाया था तो H2O और नेट CO और CO2 आया था। मैलोनिक को P2O5 के साथ क्या था याद करो, कार्बन फैमिली। P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो H2O निकाल देगा। तो H2O निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा सोचो, OH और H निकाल दिया तुमने, C3O2 दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, यही था ना कार्बन सब ऑक्साइड, याद आया? हाँ, तो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का हो गया कि P2O5 के साथ हिट करेंगे तो कार्बन सब ऑक्साइड बनाता है C3O2। H2O निकाल दो 2 मोल, 2 मोल H2O निकाल दो, देखो बचेगा C3O2 ही। सबको क्लियर हो गया क्या था ये? तो ये यहाँ का पॉइंट नहीं है, ऑर्गेनिक में नहीं आने वाला ये, P2O5 के साथ हिट किया तो ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है कि C3O2 कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन के 3 ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड के लिए मैलोनिक एसिड को P2O5 के साथ हिट किया था। यहाँ पे क्या हो गया, मैलोनिक एसिड को डायरेक्ट हिट कर रहे तो CO2 बाहर। ये क्लियर हो गया ना सबको? डिकार्बोक्सिलेशन, यही 2 पॉइंट है, केवल पहला और दूसरा ऑक्जेलिक मैलोनिक। उसके बाद वाले पॉइंट ये डिहाइड्रेशन है, इसमें क्या लॉस हो रहा है, H2O लॉस हो रहा है ना, सक्सिनिक और किसमें, ग्लूटेरिक में, और उसके बाद वाले में CO2 और H2O दोनों आएगा। ये एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन है, ये यहाँ का नहीं है, डिकार्बोक्सिलेशन का नहीं है। बट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारा एक साथ पढ़ते हैं, ये नहीं कि ये 2 का यहाँ पढ़ा वो 2 का उधर पढ़ेंगे एक साथ कि हाँ पहला 2 OM में, ओम में क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन, SG में डिहाइड्रेशन, AP में दोनों। नेक्स्ट देखे हम लोग, ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक, ऑक्जेलिक, मैनुअलिक, सक्सिनिक, देन ग्लूटेरिक। ग्लूटेरिक में कितना होगा, CH2 COH ना, 5 कार्बन वाला ग्लूटेरिक था ना, ओम्स गैप। इसको हिट किया तो क्या हो जाएगा, H2O बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड ना, CH2 यहाँ COO एनहाइड्राइड, COO, तो ग्लूटेरिक एसिड से ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड, ये ग्लूटेरिक एसिड से ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट था, ये कितना हो गया, 0 और 1 इंटरवीनिंग कार्बन, 2 और 3 इंटरवीनिंग कार्बन, उसके बाद 4 और 5 इंटरवीनिंग कार्बन, CH2 COH। इसका नेम तो याद होगा, एडिपिक, ओम्स गैप था ना, एडिपिक एसिड। इसको हिट किया तो क्या बाहर किया, CO2 भी और H2O भी दोनों बाहर जाएगा। पहले 2 से CO2, अगले 2 से H2O, इससे दोनों CO2 और H2O। तो H2O निकालना है तो क्या करोगे, ये COH है तो OH और H निकाल दो, और एक ये CO2 निकाल दो यहां से, और आपस में ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा, 5 मेंबर्ड का रिंग, और यहाँ पे CO। ये क्या बन गया, साइक्लो पेंटेनोन ना। तो ये कीटोन के प्रिपरेशन में आ जाएगा कि एडिपिक एसिड को हिट करते हैं तो क्या बनता है। इसके बाद क्या था, पाइमेलिक एसिड ना, वो क्या था, CH2 के साथ CH2 COH, तो CH2 COH, इसको भी हिट करोगे तो क्या होगा, CO2 NH2O दोनों गया, तो क्या जाएगा यहाँ पे OH और ये H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CO2 निकाल दो, आपस में हिट कर दो, क्या बन जाएगा, साइक्लो हेक्सेनोन, यही बनेगा ना। नेक्स्ट में इससे ज्यादा रह गया तो एनहाइड्राइड बनेगा, तब साइक्लिक नहीं बनेगा, 6 मेंबर्ड मैक्सिमम बनता है ना, 7 8 9 10 सब में स्ट्रेन रहता है, तो वो क्या बनेगा, लीनियर चेन बन जाएगा, CH2, ये कितना था बीच में, 4 5 किया था ना, अब 6 कार्बन ले लो, 6 कार्बन के साथ COH है, ये COH है, इसको हिट कर दो तो ये क्या होगा, ऐसे पूरा ये लेते जाओ, यहाँ बीच से क्या होगा, OH और H हट जाएगा, आपस में बॉन्ड बनते चले जाएंगे, ये कैसा बन जाएगा, CH2
6, यहाँ CO और यहाँ पे O आएगा, ये एनहाइड्राइड का फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, इस साइड से भी ऐसा ही फॉर्म चलते जाएगा, इसका एन पार्ट। मतलब इस तरह से बहुत सारे फॉर्म लिख लो और सबके बीच से H2O निकाल दो। जैसे ये 2 मॉलिक्यूल हो गया, 2 मॉलिक्यूल के बीच से H2O मैंने निकाला, OH और H, तो COO एनहाइड्राइड बन गया ना, यहाँ भी CO एनहाइड्राइड बन जाएगा। उसके बाद भी जो मॉलिक्यूल है वहां से बीच से H2O निकालते चले जाओ, तो एक लीनियर चेन बनते चला जाएगा और क्या होगा, वो एनहाइड्राइड होगा। क्लियर हुआ? यदि इस फॉर्म से क्लियर नहीं है तो इसको ऐसे समझो, ये कैसे बन जाएगा। यहाँ पे जो बच जाएगा, मान लो CH2 6 लिया तो ये हो गया CO, यहाँ पे O, फिर CO, CH2 6, CO, O, फिर CO, उसके बाद फिर CH2 6 और इस तरह से चलते जाएगा, लगातार ये रिपीट करते चले जाओ। क्लियर? ओके, एक मेथड ये हो गया, इसमें बहुत सारे डिटेल में कवर करना पड़ता है हम लोग को। दूसरा हो गया कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे तुमने CH3CONA ले लिया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट से है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये एक फिक्स रूल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो एनोड पे कौन सा मूव करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है मतलब क्या मूव करता है, एनायन मूव्स, एनायन का ही ऑक्सीडेशन होगा ना, तो एनोड पे हमेशा किसको ले जाओगे, एनायन को, और कैथोड पे कैटायन को। तो एनायन कौन सा है, CH3 CO माइनस। अब ये जैसे ही एनोड पे जाएगा तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, क्या बन जाएगा, CH3 CO रेडिकल। अब O पे रेडिकल है तो O पे रेडिकल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तुरंत कंबाइन करना चाहेगा, तो क्या करेगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये कार्बन वाले बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल, ये बन जाएगा CH3 रेडिकल और CO2। अब CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल से कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा, C2H6। यहाँ पे 2 मोल CH3 रेडिकल ले लो, ये इसका क्या बन जाएगा, C2H6। क्लियर? ये क्या हो गया, एक्चुअली यहां से लिखोगे तो 2 मोल ले लो, यहाँ पे कितना होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ये 2 था, यहाँ 2 CH3 बन गया और ये 2 CO2 आ गया। एनोड पे पूछता है कि क्या बाहर आएगा, तो एनोड पे क्या क्या जाएगा, इथेन जाएगा, एनोड पे इथेन बनेगा और CO2 गैस बाहर आएगा। कौन सा गैस बाहर होगा, CO2। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो गया, Na+ ले लो, वो इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके सोडियम बनेगा और सोडियम क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके NaOH और H2 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके कारण सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है और H2 गैस बाहर आएगा। तो पूछता है H2 गैस कहां पे बाहर आता है, कैथोड पे। सॉल्यूशन बेसिक किसके अराउंड ज्यादा बनेगा, कैथोड के अराउंड। CO2 कहां से लिबरेट हुआ, एनोड से। प्रोडक्ट क्या बना, ये सब पूछते रहता प्रोडक्ट का। तो जैसे CH3 CH2 CONA, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दे, क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। बस लेक्चर ओवर कर रहे हैं 5 मिनट में हम लोग। क्या होगा बताओ, R रेडिकल बनेगा तो CH3 CH2 CH2 CH3 ना, ऐसे बन गया ना। बेसिकली करना क्या है तुम्हें, RCONA है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस से क्या क्या प्रोडक्ट होगा, एक होगा RR और एक होगा CO2। ये दोनों प्रोडक्ट कहां के, 2 मोल ऑफ CO2 ले लें, ये एनोड के प्रोडक्ट है। और कैथोड पे क्या है, NaOH और H2, ये कैथोड। समझ में आया कि क्या करना है यहाँ पे, ये जो R है ना वही RR बनाना है तुम्हें।
तो आर क्या था, CH3CH2 ना, तो CH3CH2CONA से क्या बन गया उसका डाइमर। स्टेप अप रिएक्शन हो रहा है, स्टेप अप रिएक्शन मतलब हायर नंबर ऑफ मोल बना पा रहे। तो वो पूछता है कि HCONA लेंगे तो हाइड्रोजन गैस कहां पे मिलेगा, कैथोड पे कि एनोड पे, इलेक्ट्रोलिसिस करे तो। यस, दोनों पे आएगा। ये RR क्या हो गया, HH हो गया, मतलब H2 हो गया प्लस CO2। ये किधर हो गया, ये इसीलिए आते रहता है कि कहां पे आएगा, एनोड पे। और कैथोड पे क्या था, वो फिक्स था कैथोड वाला, NaOH और H2 कैथोड। अब मान लो कि CONA और CONA लिया गया, क्या बनाओगे प्रोडक्ट, ये सब क्वेश्चन आते हैं फिर। मैकेनिज्म सोचो। CO रेडिकल, यहाँ भी CO रेडिकल, क्या होगा यहां से CO2 बाहर, हाँ साइक्लोहेक्सिन, करेक्ट, गुड। CO2 और यहाँ पे भी ये बाहर, यहाँ से भी बाहर, CO2 बाहर, तो ये क्या होगा, रेडिकल, और ये रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, ये और 2 मोल्स ऑफ CO2। अब मतलब पहले से सिंगल बॉन्ड था, जैसे इसका नेम क्या होगा, किस एसिड से बना है ये, ओम्स का ऑक्जेलिक मैलोनिक सक्सिनिक, यही है ना। तो ये सोडियम सक्सीनेट है ना, वो नेम देगा तुम्हें, सोडियम सक्सीनेट। इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्या बनेगा। अब मेन प्रोडक्ट बताओ, बाकी तो मालूम है, CO2 NaOH और H2 मालूम है, मेन प्रोडक्ट। इथीन, करेक्ट, हाँ इथीन होगा। तो उसके लिए तुम्हें ये सब स्टेप याद आना चाहिए, ये CH2 था, और यहाँ पे जो CO रेडिकल बनेगा, निगेटिव चार्ज तो निकल गया, और O रेडिकल क्या होगा, शिफ्ट होकर यहाँ पर CO2, इसका रेडिकल इधर, रेडिकल अलग, ये एक रेडिकल इधर आ जाएगा, इसका रेडिकल ब्रेक होके इधर आएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। सोडियम मैलिएट लिया जाए तो फ्यूमरेट या मैलिएट, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो जानबूझ के नेम देता है कि तुम्हें नेम ही याद ना पड़े, बट फ्यूमेरिक एसिड याद है, हाँ तब सोच के बताओ। नहीं, फ्यूमेरेट में 2 ही कार्बन था, 2 एसिड था। फ्यूमेरिक एसिड ये था, सिस वाले फॉर्म को फ्यूमेरिक बोलते हैं, और ट्रांस वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं, नहीं सिस वाले को मैलिक बोलते हो, ट्रांस को फ्यूमेरिक बोलते हो। हाँ इथाइन होगा, करेक्ट, यही होगा ना। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो HC, एक बॉन्ड और आ जाएगा बीच में, यही होगा ना, हाँ इथाइन, करेक्ट। मतलब पहले से एक सिंगल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड आ गया, यही हुआ ना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, या सिंगल बॉन्ड पहले से था इस साइड, या सिंगल बॉन्ड पहले से था तो बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड पहले से है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तब यही प्रिपरेशन एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों में कॉमन है, एल्केन के लिए ऐसा ले रहे हैं, एल्काइन के लिए पहले से एक सिंगल बॉन्ड ले लिया, एल्काइन के लिए ऐसे ले ली, सोडियम फ्यूरेट सोडियम मेलिएट, इससे बन गया तुम्हारा। मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, करेक्ट, विपुल एंड वेदांत।
फ्यूमेरिक, क्योंकि ट्रांस है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन सिस। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सिस का ज्यादा होता है। क्यों? डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ना बॉइलिंग पॉइंट के लिए। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले वो तो बॉयल होने के लिए मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड मैलेइक का होता है ना, तो मैलेइक ग्रेटर देन फ्यूमेरिक होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी होगा हम लोग का। कल स्टार्ट करेंगे। कल कितने लेक्चर है? एक, एक की दो है ये बताओ?